अबे इसको लगाया तो बताते ही नहीं यार तुम लोग। चलो ठीक है, पढ़ के आए हो ना, तो एक सवाल दे रहा हूँ, जरा लिख के दिखाओ, तो सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है कि 4 एलिमेंट हैं, फॉस्फोरस, लिखो फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन आत्मीयता का क्रम क्या होगा? फॉस्फोरस दिखा सबको, उसके बाद एल्यूमिनियम दिखा सबको, उसके बाद सबको वो एल्यूमिनियम के बाद फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दिखा। देखो क्या खेला है मैंने इसमें, मैंने पीरियड और ग्रुप दोनों मिला दिए हैं। करो क्वेश्चन, ट्राई करो सॉल्व करने की। किसका आंसर आया? दो लड़कों का आ गया। लड़कियों में सबका आ गया? लड़कियों में सबका आ गया। बाकी लड़के क्या कर रहे हैं? धान काट रहे हैं। गेहूं धान की फर्क पैदा है यार। आया तुम्हारा? आ गया? हाँ होता है, मतलब फ़र्क तो होता है। वो तो उसके लिए फ़र्क पड़ता है जिसको धान और गेहूं सच में काटना है, मुझे थोड़े काटना है। हो गया? आया आंसर? बताओ किसका किसका ये आंसर आया है? फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर नाइट्रोजन का। और किसका आया है? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस का, फिर एल्यूमिनियम का। और किसका ये आया है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का। पहला किसका आया है? हाथ उठाओ। दूसरा किसका आया है? एक लोगों का दूसरा आया है, नहीं आया है। तीसरा किसका आया है? एक का तीसरा आया है। ठीक, तो इसको ज़्यादा लोगों ने मेजॉरिटी वोट दिया है, इसको एक लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, अब मेरा ये सवाल है कि इस सवाल में क्या ग्रुप और पीरियड दोनों का इस्तेमाल कर लिया मैंने? तुम्हें दोनों का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। देखो ध्यान से, मैंने उल्टे सीधे तत्व दिए हैं। देखो एक लाइन में नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पड़ा है, एल्यूमिनियम यहाँ पड़ा है, फॉस्फोरस यहाँ पड़ा है, तो ये दोनों तो ग्रुप वाले से सॉल्व हो जाएंगे। और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कौन सा ट्रिक लगाना पड़ेगा? पीरियड वाला। ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे लाल? ऊपर देखो, उसको बुलाओ। आ गई? मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने उल्टे सीधे तत्व दिए हैं बच्चे, जब मैं तुम्हें ऐसे उल्टे सीधे सवाल दे दूं जिसमें उल्टे सीधे तत्व दिए हो, तो पहला काम करोगे उसको पीरियोडिक टेबल में जमाओगे कि कहाँ पे आता है। क्या नाइट्रोजन यहाँ आता है? क्या फॉस्फोरस के नीचे आता है? क्या एल्यूमिनियम इधर आता है? जमा लिया। जमाया क्यों? ताकि तुम्हें पता तो चले कि कौन कहाँ पे है। इसको करने से ये पता लगा कि ये दोनों तो एक ग्रुप में है, बोलो हाँ या ना, और ये दोनों भी एक पीरियड में है, बोलो हाँ या ना। तो मेरे लाल, इन दोनों को ग्रुप से सॉल्व कर लो, इन दोनों को पीरियड के रूल से सॉल्व कर लो। समझ में आया? नहीं, मैं करके बताता हूँ, देखो कैसे। बच्चे एक बात तो ये पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आत्मीयता कैसी होती है? होती है क्या? एंडोथर्मिक होता है? होता है ना। तो भाई ये तो सबसे पीछे चला गया, बोलो गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? तो ये देखो सबसे पीछे आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब चुनना है तुम्हें इनमें और इनमें, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसमें अगर तुम देखो तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलोगे तो आवरण प्रभाव घटेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आत्मीयता बढ़ेगी। तो अगर इधर से इधर जाने पे बढ़ेगी तो किसका ज्यादा होगा? फॉस्फोरस का, उसके बाद एल्यूमिनियम का। क्या दिक्कत थी बताओ? इतना तो सिंपल है यार, हो गया ना। आगे बढ़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं वापस। अब बच्चे कल मैंने तुम लोगों को ये बताया था, इधर देख रहे सब कि नहीं? सब ऊपर देखो, मेरी तरफ फोकस होना चाहिए सबका। कल मैंने क्या ये समझाया था कि जिस भी तत्व के अंदर प्रभाविक नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? क्या ये बात कल समझ में आ गई थी? किसको ये बात कल समझ में नहीं आई? हाथ उठाओ अभी के अभी। एक अभी उठा लो, नहीं तो निकल जाएगा टॉपिक हाथ से। दो उठा लो अभी, नहीं तो गया टॉपिक। जल्दी बताओ, बाकी सबको आ गई? चलो तुम लोग तेज हो गए धीरे धीरे। अब दो लोगों को तो नहीं समझ में आया है, तो जरा शॉर्ट में फटाक से समझ लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं।
अब सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं पहले जान लो, इसी को साबित करने जा रहा हूं। जिस भी तत्व का प्रभावित नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब मैं इस बात को साबित कर रहा हूं। सेंटर में है क्या न्यूक्लियस, अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर कोश होते हैं, बोलो हाँ या ना। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बोलो हाँ या ना। अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या प्रभावित नाभिकीय आवेश ये कहता है कि ये इस पे जो फाइनल बल, जो अंततः जो बल लगाता है, क्या उसी को प्रभावित नाभिकीय आवेश बोला था तुमने? बोलो हाँ या ना। अगर तुमने उसको वो बोला था तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में हम क्या ऐसा पढ़ते थे कि मान लो दो लोगों के बीच में बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं, अगर इसकी शक्ति ज्यादा, शक्ति मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इसकी शक्ति ज्यादा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? खींचेगा। अब अगर इसकी शक्ति इतनी है कि ये बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, और मैं अब इसी को खोल के बना रहा हूं, ये बी है, बी का न्यूक्लियस प्रभावित नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा? जल्दी हाँ या ना बताओ। अगर बी का, मैंने बोल दिया कि Z इफेक्टिव ज्यादा है, मैंने बोल दिया पहले से कि है ज्यादा, मान लो कि ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो क्या ये वाला इसको खींचेगा पूरे बल से? बोलो हाँ या ना। खींचेगा ना। अगर ये ज्यादा है, प्रभावित नाभिकीय आवेश किसी का ज्यादा है, तो उसका सेंटर में बैठा न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। अब जब इसका इतना पावर है कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसके बगल में जो ए वाला है उसके न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, क्या वो उसको भी नहीं खींचेगा इस तरफ से? बोलो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? भाई ये प्लस इस माइनस को खींच सकता है, तो ये बगल वाले माइनस को क्यों छोड़ेगा? इसको भी तो खींचेगा। बोलो हाँ या ना। और जब मैं यही तो साबित कर रहा था कि जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, अगर वो इसको भी खींच रहा है, तो यही खींचने की शक्ति को क्या कहते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? अगर किसी की Z इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। ये बात सबको हजम हुई? कोई ऐसा जिसके पेट में दर्द है अभी भी? अब हाथ उठा लो, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। अब इस रूल को इस्तेमाल करना है, कल लिखाया था ये वाला कि Z इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कहां पे यूज करना है इस नियम को? इन अ पीरियड। लिखो इस रूल को अभी के अभी, पीरियड में आज से ये नियम इस्तेमाल होगा। अब मुझे बताओ एक बात, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जब मैं जाऊंगा, लेफ्ट इधर देखो सब, लेफ्ट टू राइट जब मैं जाऊंगा तो क्या आवरण प्रभाव, तो क्या Z इफेक्टिव, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आया? कर लोगे पीरियड में? ये लिख लो फटाक से, फिर एक सवाल लिखो। हो गया? क्या हुआ? कहाँ जाना है? कौन हंसा रहा है? बेटा मैं पंखे में लटकाऊंगा अलग और पंखा चलाऊंगा अलग, फील भी आएगा, फॉल भी आएगा। चलो जल्दी लिखो यार, तुम लोग बच्चों की तरह सर हंसा रहा है, रुला रहा है। लिख लिए? चलो ठीक। अब एक सवाल लिखो। सवाल कहता है, ये सवाल तो तुम लोग कर लोगे यार, बच्चे थोड़े सवाल तो कर लोगे यार, पीरियड वाला क्वेश्चन दूंगा वो इजीली हो जाएगा। कुछ अच्छा बताता हूं तुम लोगों को। मेरे बच्चे एक और कंसेप्ट सुनो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सब ध्यान से इधर सुनेंगे, 2 मिनट मुझे फोकस रखो, फिर एक सवाल देने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई दो तत्व हैं, मान लो एक ही तत्व है ए, ठीक है। अब तुमने कई बार सुना होगा कि नाइट्रोजन, मान लो एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग बॉन्ड, अलग अलग कंपाउंड बनाता है। बोलो हाँ या ना। NH3 NH4 माइनस ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है। इसी तरह वो ऑक्सीजन के साथ NO2 बनाता है, NO3 माइनस बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है। फ्लोरीन, तुम कभी कभी देखो कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ HF बनाता है। बोलो हाँ या ना। बनाता है। OF2 ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया। तो क्या एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अलग अलग तत्वों के साथ कंपाउंड बना सकता है कि नहीं? ये बात सही है? ठीक है। अब अगर ये बात सच है
तो अगर कोई एक तत्व किसी दूसरे के साथ जब बना रहा है कंपाउंड, तो मान लो इसने बी के साथ एक कंपाउंड बनाया तो ये बन गया ए बी, फिर यही ए सी के साथ एक कंपाउंड बनाया तो बन गया ए सी। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये इसके साथ जाएगा तो इसका कुछ चार्ज अलग होगा और जब इसके साथ होगा तो इसका चार्ज अलग होगा। बोलो हाँ या ना। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो। मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो सब पहचानते हो ना, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चार्ज कितना होता है नाइट्रोजन पे, -3 देते हो उसको स्टेबल करने के लिए, ऐसे तो न्यूट्रल रहता है। बच्चे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, कितना होता है, 7। विन्यास बताओ, 1s2 2s2 2p3। अब मुझे बताओ देख करके, क्या इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर और दे दो तो ये स्टेबल हो जाएगा? ये बात सबको पता है, इसीलिए तुम नाइट्रोजन पे -3 लगा देते हो तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, स्टेबल, यानी कि स्थिर हो जाता है। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको पता है? ठीक। अब मेरा ये सवाल है, निकाल के भी तो मतलब स्टेबल हो सकता है। इसको निकाल करके 3 इलेक्ट्रॉन हटा दूं? अब ये हाफ फील्ड है तुम कहोगी, इसलिए स्टेबल हो सकता है, किस लिए फिर स्टेबल हो सकता है? फिर 2s2 तो पूरा फील है ना, फिर भी तो स्टेबल है। बच्चे 2s2 पूरा शेल भरना होता है, भूल गई क्या? सॉरी सर। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ वापस आ जाओ बच्चे, ये तो समझ में आया -3 में स्टेबल होता है। अब मैं नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक है NO2, जरा नाइट्रोजन का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना है, चार्ज बताओ, कोई बता पाए तो, नहीं तो देखे तुम्हें ये भी नहीं आता है तो फिर बात ही खत्म। कोई है जो निकाल पाएगा? अबे 10वीं तो पढ़ के आए हो ना। अच्छा और इजी लो, और इजी लो, और इजी लो। इसका बताओ CH3 और CF3, कार्बन का दोनों में चार्ज बताओ कितना कितना है, दोनों कार्बन का चार्ज बताना है। कार्बन में कितना चार्ज है? CH3 में कितना है? 3 माइनस का है प्लस का? कार्बन CH3 में, CF3 में। बच्चे ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, दोनों में कार्बन बताना है, इसमें भी और इसमें भी। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें +3 होगा और इसमें -3। किसको ये बात समझ में नहीं आई पहले अभी ये बताओ? लड़के, जितने भी लड़के हैं, 1 2 3 10वीं में पढ़ा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जब भी कार्बन बॉन्ड बनाता है तो मान लो कार्बन ऐसे है, 3 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन जब इसके पास बॉन्ड बनाने आया तो तुमने कहा ठीक है अभी ये CH3 क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इतना पता है तुम लोगों को। अब अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा, देखना ध्यान से, ये बॉन्ड तोड़ूंगा जब, क्या यह बॉन्ड जब यहाँ पे था तो क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे? अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ तो हाइड्रोजन का टूट के बाहर निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोजन टूट के बाहर निकलेगा तो वो कहेगा मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, अगर मैं टूट के निकल रहा हूँ तो स्टेबल हाइड्रोजन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल चार्ज क्या होता है? H+ होता है। ये सुना है H+? क्यों होता है H+? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाइड्रोजन स्थिर हो जाता है। समझ में आया? अब अगर हाइड्रोजन यहाँ से टूट के बाहर जा रहा है तो कहेगा मैं H+ के फॉर्म में बाहर आऊँगा, इस अवस्था में बाहर आऊँगा। अगर H+ की अवस्था में हाइड्रोजन बाहर आया है तो क्या उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला यहीं छोड़ दिया? यहीं छोड़ दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? कार्बन ले लेगा। अगर एक हाइड्रोजन प्लस लेके निकला है तो एक माइनस क्या इस पे आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया? उसी तरह इसको भी तोड़ दो, निकल गया H+ के फॉर्म में, कितना आया? एक और -1। उसी तरह इसको भी तोड़ दो, कितना आया? -1। 3 हाइड्रोजन निकालने के बाद कार्बन में टोटल चार्ज कितना आ गया बच्चे? बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया? अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा कि कौन किस अवस्था में रहना चाहता है तब तक तुम ये नहीं निकाल पाओगे। उसी तरह फ्लोरीन क्या -1 अवस्था में रहना चाहता है? कभी सुना है? F- फॉर्म में रहता है। पढ़ा है क्यों? क्योंकि F- मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तुमको कि सर ये गुरुजी स्थिर कैसे हो जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। विन्यास देख लो इसका। एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का? मैं समझाता हूँ। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p5। कितने की कमी है इसको? एक की। समझ में आया? कैसे पता चला एक की कमी? ये पहला कोश क्या पूरा भरा है? दूसरे कोश में कितने कमरे हैं? एक है S का कमरा और 3 है
पी के कमरे, कुल 4 कमरे हैं। अगर पूरे दूसरे कोष को भरना है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। सुनो मेरी बात, तुम लोग 10वीं पढ़ के भी नहीं आए हो, इसीलिए ये हाल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये पहला कोष है? ये n की वैल्यू 1 लिखी है, ये तो पढ़ाया था। पहले कोष में क्या एक ही कमरा है s का, उसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन चले गए? पहला कोष पूरा भर गया, पहला कोष स्थिर हो गया, ठीक। अब आया दूसरा कोष। दूसरे कोष में कितने कमरे हैं? 1 कमरा है इसका और 3 कमरे पी के, क्योंकि पी के पास कितने कमरे होते हैं ये बात तो पढ़ाया है ना, 3 कमरे होते हैं। कुल कितने कमरे हो गए? कुल कितने कमरे हुए? 4 कमरे हुए। 1 कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 4 में कितने रहेंगे? 8। मतलब अगर दूसरे कोष को पूरा स्थिर करना है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अभी कितने हैं इसके पास? 5 यहाँ, 2 यहाँ, 7 हैं। कितने की कमी है? 1 की। तो 1 अगर तुम इसको दे दोगे तो क्या स्थिर हो जाएगा? इसीलिए फ्लोरीन किस फॉर्म में? -1 में। 1 लेकर के वो कैसा हो गया? 2p6 और वो स्थिर हो गया है। समझ में आया? अब कोई दिक्कत? अगर फ्लोरीन ऐसे होता तो उसी के जैसे नीचे आता है क्लोरीन, क्या वो भी यही करेगा? -1 में रहेगा। क्या उसके नीचे आता है ब्रोमीन, वो भी यही करेगा, वो भी 1 लेकर स्थिर हो जाएगा। तो उस 1 के नीचे जितने वाले हैं वो सारा एक ही जैसा फॉलो करेंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। फ्लोरीन पे क्या -1 है? अब वापस से आओ CF3 पे, बनाओ CF3। ये C, ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। कोई तकलीफ? बना दिया है। अब तोड़ो। 1 फ्लोरीन गया। फ्लोरीन जब निकलेगा तो किस अवस्था में निकलेगा? F- में। F- में अगर फ्लोरीन अलग हुआ तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? +1। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? उसी तरह जब ये टूटेगा तो यही होगा कि नहीं होगा? ये तोड़ो, F को दे दो माइनस और इसको दे दो +1। इसको भी तोड़ूं, -1 और इसको क्या दे दूं? +1। कितना हो गया बच्चे कार्बन में टोटल चार्ज? +3 आया कि नहीं आया? कार्बन पे यहाँ आया। अब देखो, यही सिखाना चाहता था। एक कार्बन जो यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है उस पे चार्ज कितना है? -3। और वही कार्बन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो चार्ज कितना है? +3। क्या एक ही तत्व अलग अलग तत्वों से जब बॉन्ड बनाता है तो उसका चार्ज बदल जाता है? बदला ना, कहीं +3 तो कहीं -3। ऐसा हुआ। अब मेरा तुमको यहाँ पढ़ाने का ये रीज़न ये था कि मैं जानना चाहता हूँ इस कार्बन की और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, मैं ये पूछना चाहता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, मैं ये पूछना चाहता था। अब इस बात को भी समझ लो, सब ऊपर देखेंगे मेरी तरफ ध्यान से। इधर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? शक्ति थी। कौन सी शक्ति? इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति। सही बात है। अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनना और अपने ऊपर अप्लाई करना। अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की भूख बहुत ज़्यादा है, मान लो बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं रूम में और बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है, जैसे ही खाने की थाली सामने आएगी सब खाना शुरू कर दोगे फटाफट। बोलो हाँ या ना? खाना शुरू करोगे कि नहीं? ठीक है। अब ऐसे समझो कि 5 में से 3 लोगों को अलग कर लिया और 2 लोगों को अलग कर लिया, ठीक। अब 3 लोगों को मैंने और 2 लोगों को जब अलग किया तो 3 लोगों को थोड़ा बहुत खाना खिला दिया है, ठीक है, और इन 2 लोगों को बिल्कुल नहीं खिलाया है, ठीक है। और अब इन लोगों को मैंने एक कमरे में बैठा दिया। अब इनका क्या थोड़ा बहुत पेट भरा है? बोलो हाँ या ना? और इनका बिल्कुल खाली है। अब फिर से खाने की थाली आई तो सबसे ज़्यादा भूखा कौन है? जो 2 बैठे हैं। जो सबसे ज़्यादा भूखे हैं, जो सबसे, हंसो नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो, बकैती थोड़े कर रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना। तो मजाक जब करूँ तो मजाक करो मेरे साथ, जब पढ़ाओ तो सुनो करो ध्यान से। बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करोगे तुम लोगों के चक्कर में। पढ़ना ही तो क्लास के बाहर निकल जाया करो मेरी। अबे पैसे ही दिए ना, खरीदा तो नहीं किसी को। नहीं पढ़ने आए हो तो मत पढ़ा करो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा तुम लोगों को। सुनो तमीज से बिल्कुल, और बदतमीजी करनी तो क्लास के बाहर निकल जाओ मेरी। उफ कहीं के। ऐसे समझो, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, इन दोनों को भूख लगी है, ठीक है, दोनों को भूख लगी है। ये भी भूखा है और ये भी भूखा है, ठीक है। सुनते रहना, अगर ये भूखा है, ये इसके पेट का साइज है, ठीक। अब मान लो इसमें थोड़ा बहुत खाना अगर भर गया और ये बिल्कुल खाली है। अब मैं इसके पास एक खाने की थाली लेके आया, ये प्लेट है, इसमें खाना रखा हुआ है, ठीक है।
ये प्लेट है, जो ज़्यादा भूखा है वो पहले इसको खाएगा, जो कम भूखा है वो पहले खाएगा। जो ज़्यादा भूखा है वो खाएगा। अब उसी रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में का मतलब होता है शक्ति किसको खींचने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की। क्या इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा खींचेगा, जो ज़्यादा भूखा है, जो कम भूखा है। ज़्यादा भूखा है। अब समझो, जब तुमने अभी अभी चार्ज निकाला कार्बन के ऊपर, एक जगह आया था +3 और एक जगह आया था -3। इसमें से किसका पेट भरा है और किसका खाली है? इसका। +3 मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या भूखा है, और जो भूखा है उसके अंदर शक्ति, भूख ज्यादा है ना, तो खींचने की शक्ति भी ज्यादा होगी ना। समझ में आया। और अगर इसके अंदर खींचने की शक्ति ज्यादा है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। समझ में आया। ऐसे सवाल कैसे करते हैं, पल्ले पड़ा कि नहीं, सबको समझ में आया। अब एक इसको लिखो पहले, CH3 ये था, CH3 में था ये CH3 और ये था CF3। लिखो फटाफट। नहीं चल रहे हैं यार को। नहीं चल रहा है। इसको करो, फिर एक और सवाल देता हूँ। ये कंसेप्ट समझ में आया भूख वाला? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन हर जगह लागू होगा। तो अब मान लो कि तुम्हारे सामने ऐसा कभी हो जाए कि तुम्हें एक ही तत्व दिया हो, उसके अलग अलग कंपाउंड दिए हों। जैसे कि अभी क्या कार्बन कॉमन था दोनों में? था कि नहीं? एक तरफ था CH3 और एक तरफ था CF3, दोनों में कार्बन कॉमन था। तो जब ऐसा तुम्हें कोई सवाल दिख जाए जिसमें दोनों कंपाउंड अलग अलग हो, लेकिन एक तत्व क्या हो, समान हो, कॉमन हो, और तब तुमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम पूछा जाए, तो तुम्हें यह भूख वाला तरीका यूज करना है। भूख का तरीका कैसे करोगे? पहले निकालोगे चार्ज और उसके बाद देखोगे कौन ज़्यादा भूखा है। जो ज़्यादा भूखा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसी चीज़ को मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो भी। पहले हिंदी वाले लिखो। लिखवाऊं? जब किसी सवाल में एक ही तत्व के दो अलग अलग कंपाउंड दिए हों, दो अलग अलग कंपाउंड दिए हों, दिए गए हों और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम पूछा जाए। यार कंपाउंड को यौगिक बोलते थे ना, लिख लेना यौगिक। 2 या 2 से अधिक यौगिक दिए हों। क्या लिखवाया लास्ट लाइन? हाँ, क्रम पूछा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम पूछा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करने के लिए उस तत्व का चार्ज पता करो। तत्व का दोनों यौगिकों में चार्ज पता करो, यानी कि दोनों जो अलग अलग यौगिक हैं उनमें उसका चार्ज पता करो। दोनों यौगिकों में उस तत्व का चार्ज पता करो। चार्ज पता करो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इंग्लिश वाला लिखो। While comparing
two compounds of a same element while comparing two compounds of the same element while comparing two compounds of the same element for electronegativity we find out the oxidation state of the element. We find out the oxidation state of the element while comparing the two compounds of a same element for electronegativity. For electronegativity. We find the oxidation state of the element. Oxidation state of the element we find the oxidation state of the element the more the charge on the element the more the charge on the element the more the positive charge लिखना, the more the positive charge on the element signifies की spelling लिख दो, the more the charge on the element signifies the hunger of the element, उसकी भूख को दर्शाता है, signifies the hunger of the element and hence will have higher electronegativity. Signifies the hunger of the element and hence will have higher electronegativity. लिख लिया? बच्चे लिखिए सबने। ये हो गई पीरियड की बात। अब आते हैं NO2। बच्चे NO2 तुम लोग बना नहीं पाओगे अभी, शायद तुम लोगों को डेटिव बॉन्ड नहीं आता है। NO2 ऐसे बनता है बच्चे, जानते हो? अब ये डेटिव बॉन्ड है, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड है, तो इस पे चार्ज निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पे इस डेटिव बॉन्ड कब बना होगा बच्चे? मैं जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना, ये क्लास के बाद क्वेश्चन है, ठीक है? अभी अपने पास सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं और मेरे को बहुत पढ़ाना है। आज सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़े हो तुम लोग, बहुत स्लो हो यार। अब लिखो अगला, इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में कैसे करना है, ये पीरियड हो गया, अब ग्रुप समझ लो। आज तो खत्म होके रहेगा, ये कितना बचा है देख लो जरा, लास्ट ही है। लिखो इन अ ग्रुप। बच्चे मेरी बात सुनो इधर ध्यान से सब लोग। एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हो तो क्या कोष बढ़ते हैं? और अगर क्या कोष बढ़ते हैं तो कोष बढ़ने पे जो प्रभाविक नाभिकीय आवेश है उसका क्या हुआ था? कम होता है। तो ऐसे समझो कि अगर किसी चीज का प्रभाविक नाभिकीय आवेश कम हो रहा है, मतलब सेंटर वाला जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बल लगा रहा था वो कम हो गया, और अगर वो अपने वाले को ही नहीं खींच पा रहा है तो बाहर वाले को क्या खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। लिख लो, ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़ते हैं, कोष बढ़ते हैं, आकर्षक बल घटता है। आकर्षण बल किसका? न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। आकर्षण बल घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़ते हैं तो आकर्षण बल घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़ते हैं तो आकर्षण बल घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। इंग्लिश वाले लिखिए, व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप, when number of shell increases on coming down the group, when number of shell increases on coming down the group, attraction force decreases, increases on coming down the group, when number of increases और decreases के बच्चे साइन का इस्तेमाल किया करो, ऐसे ऊपर जाना और नीचे आना, ये इंक्रीज और डिक्रीज का साइन है। When number of shell increases on going down the group, attraction force decreases.
अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। चलो सवाल करके बताओ, सिंपल सा सवाल है। बताओ ये सवाल, क्रम बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम बताओ। ये लिखा हुआ है, अपनी अपनी कॉपी में करेंगे पहले फटाफट इसको, तुरंत तत्काल प्रभाव से। लिख लिया? आंसर आ गया सबका? सिंपल है बिल्कुल, कुछ करना तो होगा नहीं। सबसे ज्यादा किसका आया है? कौन कह रहा है सोडियम का ज्यादा होगा? क्यों? बैठो तो बताओ मेरे लाल, क्यों लग रहा है सोडियम का ज्यादा होगा? वो बच्चे जहाँ पढ़ाया है वो वहीं के लिए है, वो यहाँ के लिए नहीं है। ये मिक्स नहीं करना है हम लोगों को, जो रूल जहाँ बताया है वो वहीं लगाना है। सबका आंसर आ गया? फिर अगला लिखो, बैगन आलू गाजर इन थैला लिखो। 13 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लिखो और उसमें मुझे क्रम बताओ। हाँ 13 ग्रुप, 13 नंबर। इसमें वो नहीं होगा। हाँ टेलुरियम का ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा ये बता दो चलो। नो नहीं, ए ऐसे ही तुक्का ना लगाओ एक एक करके, सब लोग अपना निपटा रहे हो। हाँ हाँ, कौन बोला सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा? सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा। अपवाद है, जिसने याद किया है बस वही बता पाएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। 3 रीजंस होते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। अरे तुम लोग इसके पीछे मत पड़ो रे, कैपिटल जी छोटा जी से फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल सही करके बताओ तो जाने, वहाँ कोई नहीं पूछेगा कैपिटल जी छोटा जी, ठीक है। ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा? बोरॉन का आ गया, उसके बाद किसका होगा? उसके बाद टेलुरियम का होगा, ठीक। उसके बाद टेलुरियम के बाद फिर जीए। नो 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 नो, मैं बताता हूँ। अब मेरी सुन लो, तुम लोगों ने कोशिश कर ली ना। देखो अभी के लिए इसको भूल जाओ, अब सुनो पहले, अब मेरी बात सुनो चुपचाप। इसको भूल जाओ, भुला दिया, डिलीट कर दिया ना। अब इन चारों में कंपेयर कर रहे हैं। इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ऐसा। सुन लो, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, उसके बाद बात करना मेरे लाल। जब 13th ग्रुप ने आज तक जेड इफेक्टिव का ऑर्डर सही से फॉलो नहीं किया, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर सही से फॉलो नहीं किया, तो तुमको क्या लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही से फॉलो करेगा? नहीं, हर जगह ये एक्सेप्शन है। इसीलिए अभी पी ब्लॉक तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। लेकिन ये सवाल एटॉमिक रेडियस या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में पूछा जा सकता है। समझ में आया? इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब तुम कहो, अब ये सुनो, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा किसका मैंने बताया है? बोरॉन का। तो इसके भी आगे कौन जाएगा? अभी बोरॉन जाएगा। अब इसे लिख लो फटाफट कॉपी में, और यहाँ लिखना MTR। फुल फॉर्म पता है? मैं तो रटूंगा, जल्दी लिखो वहां पे, मैं तो रटूंगा। बच्चे कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, समझाने जाऊंगा तो इसमें शाम हो जाएगी। हो गई शाम? चलो एक आखिरी सवाल लिखो, फिर छुट्टी। और आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समाप्त होती है।
DNF ब्लॉक, थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे, घर से देख के आएंगे। तुम लोग को कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो बता सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी क्या? सॉल्यूशंस पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। एक फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, लेकिन हाँ वही स्कूल में वही चल रहा है क्या? सबके स्कूल में सॉल्यूशन चल रहा है? लेकिन मेरे स्कूल में पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई है। इनका स्कूल ही अलग है। ज्यादातर लोगों के स्कूलों में सॉल्यूशन चल रहा है, वही पढ़ाया जाए। लेकिन हम लोगों में एक चैप्टर खत्म हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, इन तुम्हारे में खत्म हो गया, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हारे में क्या चल रहा है? सॉल्यूशन चल रहा है, सबके में सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, अब लिखो, सवाल लिखो, मुझे बताओ। अच्छा अपने दिमाग से बताओ, 4D सीरीज नजर आ रही है सबको? क्या इसको 4D सीरीज कहते थे? अरे बोलो हाँ या ना। क्या इसको 5D सीरीज कहते थे? अरे बोलो हाँ या ना। तो मेरे को बताओ 4D सीरीज और 5D सीरीज में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए? 5D की। किसको लगता है 4D, किसको लगता है 5D? 4D की नेगेटिव होती है 5D। अबे ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है इतना बता दो। क्या कोश पढ़ते हैं? कोश पढ़ते हैं तो क्या प्रभाविक नाभिकीय आवेश? गलत मत करो, सोच के बोलो। अबे क्या भाई दूरी बढ़ गई ना, कोश बढ़ने का मतलब दूरी बढ़ गई। मैं तो यहीं बैठा हूँ, वो चला गया दूर, तो क्या बल लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, बल कम हो जाएगा, तो प्रभाविक नाभिकीय आवेश क्या घट जाता था? तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाती थी। तो उस हिसाब से 4D और 5D में 4D की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। अब बच्चे ये एक्सेप्शन नहीं है, इसकी एक वजह है। कोई मुझे बता सकता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? ओह माय गॉड, क्या है वजह इसकी? लैंथेनाइड संकुचन। अब मुझे बताओ कैसे, कोई साबित कर सकता है इस चीज को? वही जो वहां पढ़ाया था बच्चे, वही यहाँ भी पढ़ाऊंगा। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, अब ऊपर देखो। मैंने अभी अभी ये बोला है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज में कायदे से ऊपर से नीचे आने पे कोश बढ़ा था, बोलो हाँ या ना। तो Z इफेक्टिव क्या घटा था, बोलो हाँ या ना। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए थी, बोलो हाँ या ना। घटनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत है, घटना नहीं है। एक्चुअल आंसर है 5D का ज्यादा होता है। अब अभी खत्म नहीं हुआ बच्चे, ऊपर देखते रहना, अब ध्यान से सुनना। बच्चे यहां से जब चले थे और जब यहां से आगे चले थे, तो इसके बाद कौन आए थे? आए थे। और याद करो लैंथेनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो कौन से शेल में जाता था? F ब्लॉक में जाता था, F में जाता था। और क्या F ब्लॉक की वो शील्डिंग आवरण प्रभाव ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। क्या ये लिखाया है S P D F, और क्या ये लिखाया ऑर्डर? क्या आवरण प्रभाव सबसे कम किसका है? अगर मैं बोल दूं आज ये बात कि किसी का आवरण प्रभाव बहुत कम है, तो क्या ये बात साबित है कि उसकी ढाल कमजोर है? बोलो हाँ या ना। उसकी ढाल कमजोर है। और अगर किसी की ढाल कमजोर, अगर किसी की ढाल कमजोर हो गई थी, तो बच्चे याद करो, ढाल जब कमजोर हुई थी तो बल उसका मजबूत हो गया था, जिससे उसने उसके बाहर वाले कोश को खींच करके क्या कर दिया था? छोटा। इसी को क्या लैंथेनाइड संकुचन बताया था? बोलो हाँ या ना। बताया था। तो लैंथेनाइड संकुचन की वजह से, संकुचन मतलब छोटा होना, क्या संकुचन मतलब छोटा होना मतलब आकार छोटा हुआ था? एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ाया है, ये चीज पढ़ाया है। अब अगर मुझे ये बात बताओ, संकुचन की वजह से बाहर वाले में बल बढ़ रहा है, बाहर वाले में बल, संकुचन कब हुआ? संकुचन मतलब आकार का छोटा होना कब हुआ संकुचन? जब इलेक्ट्रॉन किसमें गया? F में। और F की ढाल कमजोर थी, ढाल जब कमजोर हो जाती है तो सामने वाला बल लगाता है। अगर ढाल कमजोर तो मुझे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? मुझ पे उसका बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसी तरह अगर F में इलेक्ट्रॉन गया और ढाल कमजोर हो चुकी है, तो क्या सेंटर में बैठा न्यूक्लियस अंतिम कोश पे बल लगाएगा अच्छे से कि नहीं? लगा सकता है कि नहीं? कॉमन सेंस लगा के बोलो भाई।
ये है न्यूक्लियस, ये है बाहर का कोश, ये इस पे बल लगाना चाहता है। बीच में कौन आती है? ढाल। अगर ढाल मजबूत हो गई तो क्या ये बल लगा पाएगा? नहीं। और अगर ढाल कमजोर हो गई तो बल लगा लेगा। तो ढाल जितनी कमजोर बल उतना ज्यादा। ढाल कमजोर हुई है तो क्या बल ज्यादा हो गया? और अगर बल ज्यादा हो गया तो खींचेगा कि नहीं? और इसी शक्ति, खींचने की शक्ति को तुमने एक और नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ, जिनमें लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है उनमें संकुचन क्यों हुआ? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन गया F में, और F में इलेक्ट्रॉन जाने से ढाल बन गई कमजोर। तो बीच अंदर जो सेंटर का न्यूक्लियस है उसने क्या बल मजबूती से लगाया, और जब ये बल ज्यादा लगाया तो क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 5D के अंदर चला गया दुनिया से, ये 5D के अंदर, ये यहाँ पे पढ़ो, 5D के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें लैंथेनाइड संकुचन होता है। अब इसको लिख लो और घर जाओ, इसको लिख लो, घर जाओ। रिवाइज नहीं किया क्या तुम लोगों ने? लैंथेनाइड संकुचन किया है? नहीं किया है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा है। समझ में आया क्या लिखा है यार? पल्ले पड़ा कि नहीं? लड़कों तुम लोग को पल्ले पड़ा? क्यों हो रहा है ऐसा? 5D क्यों आगे निकल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में? क्यों आगे निकल गया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? F में। बच्चे जब यहाँ से चलते हो, यहाँ से और यहाँ तक आते हो तो बीच में कौन आते हैं? लैंथेनाइड आते हैं। और लैंथेनाइड बीच में आते तो अंतिम इलेक्ट्रॉन उसमें किस में जाता है? F में। F में इलेक्ट्रॉन गया तो ढाल कमजोर हो गई। F का आवरण प्रभाव कम होता है तो ढाल कमजोर हो गई, और जब ढाल कमजोर हो जाती है तो अंदर वाले का बल ज्यादा हो जाता है। और अगर बल ज्यादा हो गया, इसी शक्ति को क्या नाम दिया था? इसी शक्ति को जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है। बोलो हाँ या ना। और जाके देखना जेड इफेक्टिव का जब मैंने क्रम लिखाया है तो मैंने बताया है कि ये 5D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी।